द्विवेदी जी को मैं यहाँ से मैं देखता हूँ इनके इस यथार्थ बोध को, गजलों के संसार को। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि जिस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में बैठे हुए हैं, यहाँ पर काव्य की तीनों प्रमुख विधाओं की साधना एक साथ होती है। यानी कविता है ही, दोहा भी है जो सामने बैठा हुआ, गजल है जो समूह बैठे हुए। तो आप देखिए, और ऐसा नहीं विभाजन नहीं है, कविता, दोहा, गजल, और जाहिर सी बात गजल में गीत भी शामिल है। तो इस मामले में हम बहुत संपन्न संवेदनशील नागरिक है इस धरा के, जहाँ पर काव्य की जितनी प्रमुख विधाएं हैं, स्वरूप है, उन पर सब पर आवाजाही हो रही है। पिछले दिनों रामाज्ञा जी अपने दोहों के चर्चित रहे, द्विवेदी जी अपनी गजलों के चर्चित रहे हैं, और कविता में आवाजाही सबकी सब जगह बनी हुई है। तो जहाँ तक मेरी बात है, वशिष्ठ जी के साथ मेरा एक लंबा संवाद रहा है। वर्ष 2000 में गाजीपुर में जब परिचय पत्रिका के प्रवेशांत का लोकार्पण हुआ था, उसमें पहली बार मैंने इनको लिखा था। यानी 23 साल हमारा पुराना इनका संबंध है। उसमें मैं उस समय भारत ज्ञान विज्ञान समिति का जिलाध्यक्ष हुआ करता था गाजीपुर में, जिसकी एक स्मारिका प्रकाशित हुई थी, और जिसके संपादक थे प्रकाश त्रिपाठी जी, जो एरियन गाजीपुर उस समय थे, और अवकाश का अपना लखनऊ चले गए थे। उस स्मारिका में एक गीत छपा हुआ था, और गीत वही था, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, हमने चुनी, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। तो वशिष्ठ जी आए और लोकार्पण समारोह में अपनी बात रखी, तो मुझे त्रिपाठी जी ने कहा कि आप जानते हैं यह गीत किसका है, नाम छूट गया था। मैंने कहा नहीं, कहा इन्हीं गीत तो है, इन्हीं का तो गीत है। अब आप सोच सकते हैं कि वर्ष 2000 में इनका गीत पूर्वांचल के स्मारिकाओं में न केवल प्रकाशित होता था, बल्कि जिन जन आंदोलनों से हम लोग जुड़े हुए थे, उसमें उन मंचों में इनके गीत गाए जाते थे। मेरी मस्तिष्क में वशिष्ठ जी की वह छवि, जिसकी चर्चा बार बार यहाँ पर हो रही थी, इसलिए राह संघर्ष की हमने चुनी। और इस रूप में अगर आप देखें तो इनका जो संग्रह बंजारे में, रोशनी की कोप में, रोशनी खतरे में है, ये सब इनके चर्चित गजलों के संग्रह रहे हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इन्होंने गजल की साधना अच्छा ही होकर किया, कविता में आते तो हम लोगों के लिए थोड़ा संकट बढ़ा देते हैं। तो अच्छा ही बात इन्होंने गजल की साधना की, विधा ही अपनी तरह से अलग है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि वशिष्ठ जी जो हिंदी कविता की छांदिक परंपरा में बहुत गहराई से उतर गए, और इनकी जो गजलें हैं, इनके जो गीत हैं, हिंदी कविता की छंदों की जो बृहत्तर परंपरा है, उसके भीतर निर्देश होती है, उसके बारे में कुछ कहने की ये कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए कि ये बार बार अपने को कबीर, तुलसी, रसखान, रहीम, मीरा का वारिस घोषित करते हैं, और इनकी गजलों में आपको वो चीजें आपको बार बार दिखाई देगी, जहां पर कि कहीं न कहीं अंधेरे के खिलाफ रोशनी की बात है, कहीं कहीं। अब जब हम परंपरा की बात करते हैं, तो जैसे कि रोशनी के बारे में आशीष ने बहुत अच्छी बात की, मैं आशीष के स्थापना इस्लाम में उसमें कुछ बात यह जोड़ना चाहता हूँ कि ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि समग्र हिंदी कविता की जो जातीय परंपरा है, वो अंधेरे के खिलाफ रोशनी की परंपरा है। अब आप आरंभ से लेकर आज तक देख लीजिए कि गहरा अंधकार, जितना भी सघन अंधकार हुआ है, तो रोशनी की तरफ शायरों और लेखकों के पास उतनी हुई है। तो यह जो चीजें हैं, यानी बृहत्तर जो परंपरा की बातें यहाँ दिखाई देती है, उस रूप में यहाँ मैं मानता हूँ कि ये उम्मीदें रोशनी गजलों का संग्रह दिया है। तो जो मैं एक मूल स्थापना की, जैसे इस संग्रह को मैंने देखा है, या इनके समग्र गजल के व्यक्तित्व को मैं कैसे देखूं, तो मैंने ये देखा कि उम्मीदें रोशनी के शायद इस अर्थ में ये है कि बार बार रोशनी और प्रकाश क्या अंधेरे से संघर्ष है, इसमें प्रकाश विजेता की भूमिका में है। और दूसरी बात यह है कि ये गजल की परंपरा में ही नहीं, समग्र हिंदी की काव्य परंपरा के भीतर निर्देश है। एक ये चीजें मैं इनके सामने इस बारे में कहना चाहता हूँ। अब
मसाले, और जब रोशनी की बात आती है तो मसाले जलाने की बात बहुत करते हैं। इनका एक ये रोशनी की बोलने को संग्रह है, इनका एक शेर है, उनका दावा है, अंधेरा खूब पलटेगा यहाँ, मेरा वादा है होंगे रोशनी की कोहनी। तो आप देखिए ऐसे बहुत सारे संदर्भ हैं जहाँ पर रोशनी के कोहरों की बातें ये करते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैंने कहा कि वो जो गजल के जो शेर हैं उनकी चर्चा में इतना नहीं कर रहा हूँ, उससे बहुत चला जाएगा। दूसरी जो बात है जहाँ से मैं वशिष्ठ जी की गजलों को देखता रहा हूँ, आजाद ख्याली, यानी एक तरह की आजाद ख्याल गजल आ रहे हैं। आप देखिए छंद तेरी हंसी, अगर आप देखिए कि इस शीर्षक में ही जो छंद शब्द का प्रयोग किया, छंद है क्या? छंद के बारे में हम लोग बंधन के तत्व विद्रोह के रूप में छंद को आचार्य द्विवेदी ने कालिदास की लालित योजना में याद किया है। यह वह छंद है जो बंधन के तत्व विद्रोह है और मनुष्य का लालित्य भाव है। आप देखिए कि छंद तेरी हंसी का, यानी हंसी के जो छंद है, एक तो हंसना ही दुर्लभ है इस जमाने में। आप देखिए कि बहुत सारे चेहरे हम सबके बुझे ही रहते हैं, बहुत सारे अवसाद व्यस्तता के शिकार हम लोग रहते हैं। उसमें हंसी को दर्ज करना और हंसी के भीतर छंद को रेखांकित करना, यानी सत्ता हो, व्यवस्था हो, अनुशासन हो, अकारण का जो वर्चस्व हो, उसके खिलाफ संघर्ष का आवाहन जब यह गजलकार करता है तो निश्चित रूप से एक बुनियादी बात दिखाई देती है, आजाद ख्याल। और आप जानते हैं मुक्ति धर्मी चेतना तो कविता के भीतर बुनियादी चेतना रही है, यह कोई नई चीजें नहीं है। कबीर से ही इसकी परंपरा, आप कबीर का वह शेर देखिए जो अपने पारंपरिक छंद विधान से थोड़ा अलग है। हमन है इसका मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद राजन में, हमन दुनिया से यारी। कबीर के नाम पर बार बार इस गीत को, इस शेर को बार बार हम उद्धृत करते हैं। अब हमन है इसके मस्ताना, तो ये जो इसके मस्तानगी की बात है, जो मुक्ति धर्म चेतना की बात है, वो हमारे सामने जब आती निरंतर परंपरा आप देखेंगे कि कवि से, तुलसी से होते हुए जब निराला, शमशेर, लोचन की पूरी परंपरा जो हमारे बीच आती है, उस परंपरा के भीतर ही न केवल वशिष्ठ अनूप गजल लिखते हैं, बल्कि जो समकालीन गजल की परंपरा है, जो दुष्यंत देखिए हम लोग केवल सही सैद्धांतिक रूप से गजलों के इतिहास में बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन हिंदी गजल को व्यवस्थित स्वरूप देने का पहला जो बड़ा नाम है वो दुष्यंत कुमार का है। और उसके बाद उसमें अदम पूर्णिमा का स्तर मिलता है, बहुत सारे लोग लिखते चले जाते हैं। इस जमाने में जिस समय लिख रहे हैं, अभिनव और उनके हाथ बैठे हुए हैं, एक बड़ी शानदार गजल लिखते हैं। इस साल के शिव कुमार पराग है जो गजलें लिखते हैं। इस तरह आप देखिए ज्ञान प्रकाश विवेक गजलें लिखते हैं। बहुत सारी ऐसा ही कविता के, हिंदी कविता के समानांतर गजलकारों की एक बड़ी लंबी धारा है जो सतत प्रवाहमान है। यश मालिक इलाहाबाद में उनकी गजलें लिख सकते हैं, गीत गजल दोनों लिखते हैं, आवाजाही करते हैं उसमें। इस तरह से आप देखेंगे कि यह जो छंद तेरी हंसी में जो आजाद प्यारी है, उस चीज को मैं यहाँ पर एक रेखांकित रूप में करना चाहता हूँ। इसमें देखिए कि जो ये जैसे हाशिए की यात्रा इनकी बहुत सारी गजलों में है, लेकिन स्थिरता के प्रति निरंतर गति का आवाहन हिंदी गजलों में है, निरंतर है, वो बिल्कुल आप लिखा है। यानी वशिष्ठ द्विवेदी एक ऐसे शायर हैं जो हर स्थिरता के खिलाफ गति का आवाहन करते हैं। ये गजल देखिए, कल थिरकती थी तबले की थापों के यह महफिलों में लगाती थी छुंके सदा, हाथ में मेहंदी रचाई खड़ी थी मगर आज है मुक्ति की एक कटारी गजल। अब मुक्ति की इस कटारी गजल का जैसा इन्होंने शब्द का अभिनिवेश किया है, इस पर बड़ी लंबी चर्चा हो सकती है और इस पर आगे के दिनों में हम लोग बातचीत अलग से रखेंगे। लेकिन जो मुक्ति की एक कटारी गजल, यानी गजल लिखते ही नहीं, गजल के बारे में सोचते हैं। आप अभी देखिए कि हिंदी कविता में भी जो परंपरा रही है, उस परंपरा की अध्यापक हिंदी के और संवेदनशीलता का जो उनका परिसर बनता है वो हिंदी के परिसर से बनता है। मुझे
जाहिर सी बात उसकी बहुत गहरी समझ है, उससे इनकी गजलों का भी जो भूगोल है वो बनता है। आप यही देखिए, हिंदी कविता की परंपरा में जो भी कवि, जो भी श्रेष्ठ कवि है, उसमें ज्यादातर ने जो तुलसीदास के सामने है, ज्यादातर ने न तो कविता लिखी है, कविता को किस रूप में वो देखते हैं, कविता पर कविता लिखा, यानी कविता में कविता के बारे में लिखा है। तो गजल को इस रूप में भी दिया देखा जाना चाहिए कि वशिष्ठ अनूप जैसे गजलकार अगर ऐसा प्रयोग करें तो मुझे लगता है कि ज्यादा आवाजाही होगी कविता और गजल और गीत के बीच में, कि कम से कम वहां का जो आंतरिक रचना विधान है उसको समझते ही गजल में उसका उपयोग करें और सार्थक सदुपयोग करें। मुझे समझता है कि वशिष्ठ द्विवेदी इस काम को बड़ी ही बारीकी से कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज है। अब बहुत सारे गजल के बारे में मंचीयता बनाम पाठकीयता की बात आती है, गजलें मंच पर गाई जाती है, उनमें अमृतता होती है, प्रेम है, सौंदर्य बहुत सारा है, लेकिन वशिष्ठ द्विवेदी को केवल उस वेदा के दायरे में अगर आप रेखांकित करेंगे इस पूरे गजलकार के साथ अन्याय है। फिर वही होगा कि गजल वही पहुंच जाएगी जहां से मुक्ति की आकांक्षा रखती है या जहां से मुक्ति की इच्छा कटाती है। आशीष ने बहुत अच्छी बात की, मेरी जो वेदा की गाना था वो तो हो चुका और होना चाहिए। अब हम वैचारिकता की बात करते हैं, जो कि यहाँ से जाने के बाद हमारे विचारों को न तो प्रभावित करें बल्कि संभव है तो रूपांतरण भी करने की कोशिश करें। इसमें इनकी गजलों में ऐसी बहुत सारी प्रभुत्व क्षमता है और मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि विचार संपन्नता इन गजलों की का प्राण है। इस विचार संपन्नता को छोड़ करके केवल भावात्मकता और अमृतता पर बार बार चर्चा करना मुझे लगता है थोड़ा सा ये थोड़ा सा कम इंसाफ होगा। और मुझे लगता है कि ये जो आप इसमें देखिए चहल और पहल दो शब्द है हिंदी में जो गजल में प्रयोग होते हैं और कविता में। हिंदी की जो गजलें हैं ज्यादा चहल करती हैं, पहल उनमें कम होता है। वशिष्ठ द्विवेदी की गजलों में पहल ज्यादा है, चहल कम है। हालांकि पहल बगैर चहल के हो नहीं सकती, आप इनसे पूछ लीजिएगा पहल। लेकिन जो पहल है, जो पहल कदमी है, वह जो हिस्सा है इनकी गजलों का वो भी मुझे बहुत ही आश्वस्त करता है। और उस गजल की यानी दो शेर की पंक्तियां हैं, कैसे जीवन से कविता जुड़े जी पुनः, प्रश्न का एक सीधा सा हल है गजल, एक सुंदर जगत के सृजन के लिए शब्द संसार में ही पहल है गजल। तो इन्हें ऐसे बहुत सारे संदर्भ पहल कब होती है, जब चहल समाप्त हो जाती है और पहल के भीतर सामाजिकता अंकुरित होती है। जब आप अपने आत्म से पर की तरफ रुख करते हैं और सामाजिकता के बेहतर परिवेश से आप जुड़ने की कोशिश करते हैं या जुड़ते हैं चले जाते हैं। यही कारण है कि वशिष्ठ की गजलें आत्मकथात्मक होने के साथ साथ आख्यात्मक भी है, आख्यानात्मक भी है। गजलकार ज्यादातर आत्मकथात्मक होते हैं, अपनी बात नए वाली शैली उनके पास होती है, जिससे हिंदी कविता बहुत हद तक मुक्त हो चुकी है। छायावाद की नई शैली थी, गजल और ज्यादातर गजलकार अभी भी उसी नए शैली से चिपके हुए हैं, जहां पर ज्यादातर वो आत्मकथात्मक शैली का उपयोग करते हैं। लेकिन उस आत्मकथात्मकता को इन्होंने आख्यानात्मकता से जोड़ने की कोशिश की, यानी एक तरह की स्टोरी नरेट करते हैं। उसमें सामाजिक यथार्थ, उसकी विसंगतियां, जटिलताएं, शहर और गांव के बीच का जो द्वंद्व होता है, वो सब वशिष्ठ के यहाँ बहुत सचेतन रूप से, सजग रूप से प्रसारित होता हुआ दिखाई देता है। इनकी गजलों की सिर्फ में उसकी अंदर वस्तु इस रूप में मैं बता सकता हूँ, जैसे बहुत सारी गजलें हैं कि पतझड़ में गुलाब की खुशबू का एहसास कराना जो है वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन शहर में रहते हुए गांव की याद करना, गांव के तमाम जो चीज है महोत्सव उनकी याद करना,
ये बहुत सारा जो है